नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और खबर उत्तराखंड के साथ मैं शीतल शर्मा। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बिजली के स्मार्ट मीटर को लेकर मौजूदा समय में उत्तराखंड में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल स्मार्ट मीटर का लगातार विरोध कर रहा है और इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर हैं। सभी विपक्षी दल धामी सरकार के इस फैसले की कड़ी आलोचना कर रहे हैं। विपक्ष के इस विरोध के बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा फरमान जारी किया है। आपने इस फरमान में मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में सभी मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों के घरों पर स्मार्ट मीटर लगाने की बात कही है। आपको बताते चले, अब तक प्रदेश में 24,000 उपभोक्ताओं के घर पर स्मार्ट मीटर लग चुके हैं। इधर उत्तराखंड में लग रहे विद्युत विभाग के स्मार्ट मीटर को लेकर चल रहा बवाल थम नहीं रहा है। स्मार्ट मीटर को लेकर जहां कांग्रेस के विधायक सत्ता पक्ष पर आक्रामक रोग अपनाते हुए नजर आ रहे हैं, तो अब इस विषय पर ऊर्जा सचिव डॉक्टर मीनाक्षी सुंदरम ने सफाई देते हुए कहा है कि यह योजना केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों के लिए दी गई है, जिस पर सभी राज्यों के द्वारा इस पर कार्य होना है। ऊर्जा सचिव ने कहा है कि स्मार्ट मीटर लगाने से राज्य में जो उपभोक्ताओं की मीटर रीडिंग को लेकर शिकायत थी वह समाप्त हो जाएगी। ऊर्जा सचिव ने कहा कि राज्य में स्मार्ट मीटर लगाने की टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और आप उपभोक्ताओं के साथ साथ वीआईपी लोगों के घर पर भी स्मार्ट मीटर लग रहे हैं। तो एक इंस्ट्रक्शन कल ही मुझे सीएम साहब का मिला था कि सभी मान्य मंत्रीगण, सभी मान्य विधायकगण, सभी अधिकारीगण, उसमें हर स्तर के अधिकारी होंगे, सबके सरकारी आवास के साथ साथ उनके निजी आवास में भी लगाया जाए। ये इंस्ट्रक्शन मैं ऑलरेडी एमडी को दे चुका हूँ। वैसे मेरे घर में मैंने लगाया है, प्रेस नोट भी जारी किया था और एमडी के घर में भी लगा हुआ है, ऊर्जा यूपीसीएल के अधिकारियों के घर में लगा हुआ है, तो चीफ सेक्रेटरी मैडम के यहाँ लगा हुआ है, जो चेयरपर्सन भी है यूपीसीएल के। ठीक है, तो अब हम सारे मंत्रीगण, सारे विधायकगण सबके घर में लगाएंगे। नंबर 2, एक इंस्ट्रक्शन कल ही मुझे सीएम साहब का मिला। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम ने करवट बदली है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के मुताबिक प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। मैदानी इलाकों में भी कुछ जगह हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। प्रदेश में 3200 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी देखने को मिल सकती है। प्रदेश में कल तक तापमान कम हो सकता है। 19 और 20 फरवरी में प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ मौसम को असर डाल सकता है। प्रदेश के कई स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। डॉक्टर रोहित थपलियाल के अनुसार प्रदेश में तापमान 20 फरवरी तक कम रहेंगे। देखिए, आज 15 फरवरी है, तो आज के दिन उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा और बर्फबारी मिलने की संभावना है। साथ ही जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर भी इक्का दुक्का स्थानों पे बहुत हल्की वर्षा मिल सकती है। इसमें जो 3200 या फिर 3300 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ कहीं कहीं बर्फबारी भी मिल सकती है। तो लाइट एक्टिविटी रहेगी उत्तराखंड में। कल जो है एक्टिविटी कम हो जाएगी, तो कल 16 फरवरी को उत्तराखंड के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, विशेषकर जो उसमें उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ जनपद है, यहाँ कहीं कहीं बहुत हल्की वर्षा बर्फबारी मिलने की संभावना है। उसके बाद बात करें तो 19 और 20 को एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तराखंड के मौसम को प्रभावित कर सकता है, जिसके चलते जो 19 की रात से बोल सकते हैं कि एक्टिविटी शुरू होने की संभावना है। तो 19 को कहीं कहीं, जबकि 20 तारीख को जो है कुछ स्थानों पे उत्तराखंड में हल्की वर्षा बर्फबारी मिलने की संभावना है। अब तापमान की बात करें तो जो आज जैसे क्लाउडिंग की वजह से अधिकतम तापमान में कुछ 2 से 3 डिग्री जो है उत्तराखंड में गिरावट मिलने की संभावना है, लेकिन उसके बाद जो है क्लाउडिंग हटने के बाद जो अगले 16-17-18 तारीख में थोड़े अधिकतम तापमान। उत्तराखंड के चारों धाम में कल बर्फबारी हुई है और इस बर्फबारी के कारण प्रदेश के मैदानी इलाकों में शीतलहर चलने से ठंड बढ़ गई है। प्रदेश के उत्तरकाशी जिले के मैदानी इलाकों में शनिवार को दिन भर बादल छाए रहे, लेकिन बादल बरसे नहीं। प्रदेश के जिला चमोली के मैदानी इलाकों में हल्की बारिश हुई, जिससे इलाके में ठंड बढ़ गई है। इसके अलावा गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में भी बर्फबारी हुई है। इसके साथ साथ हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, रुद्रनाथ, लालमाटी, औली, गोरसों सहित नीति और माणा घाटी के गांव में भी हिमपात हुआ है। वहीं चक्राता की ऊंचाई वाले इलाके लोखंडी में भी बर्फबारी हुई है। आपको बता दें, जनवरी महीने से ही दिन में धूप तेज हो रही है
और गर्मी का एहसास होने लगा था, लेकिन चक्राता क्षेत्र में भी गर्मी ने अपनी दस्तक दे दी थी। 15 फरवरी को मौसम ने करवट बदली तो विकासनगर क्षेत्र में सुबह से ही घने बादल छाए रहे और हल्की बूंदाबांदी हुई। चक्राता की ऊंचाई वाले लोखंडी और अन्य स्थानों में बर्फबारी हुई है, जिससे कि पर्यटकों के चेहरे खिल उठे। बर्फबारी का आनंद लेने के लिए पर्यटक भी चक्राता पहुंच रहे हैं, तो बागवानी करने वाले किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। उनका मानना है कि बर्फबारी होने से उनकी फसल अच्छी होगी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन में फिर से ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने की संभावना जताई गई है। आज है 15 फरवरी 2025 और जो है काफ़ी समय से बर्फबारी यहाँ पर लोखंडी में नहीं हो रही थी। बीच में भी जनवरी के महीने में भी बारिशें चली, जो कि उम्मीदें नहीं थी कि बर्फबारी हो जाए, क्योंकि मौसम बहुत गर्म हो गया था। धूल इतनी ज़्यादा हो गई थी और गर्मी दिन में इतनी ज़्यादा हो गई थी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी। लेकिन आज अचानक ही मौसम बदला और जो है बारिश भी नहीं हुई, डायरेक्ट बर्फबारी शुरू हो गई। बाकी काफ़ी अच्छी बर्फबारी हो रही है, बहुत अच्छी, और मज़ा आ गया है। और क्योंकि टूरिस्ट वगैरह भी सब लोग का यही कहना था कि बर्फबारी कब होगी कब होगी, तो हम उनको भी हम ये संदेश देना चाहते हैं कि लोखंडी पे चक्राता में बर्फबारी शुरू हो गई है और आप लोग आइए, बर्फ का मजा लीजिए। और जो है अपना खेती के लिए भी बहुत ज़रूरी है बर्फ, बारिश, जो कि नहीं हो रहा था काफ़ी समय से, सब सूखा पड़ा था, बाग बगीचे खेती फसलें सब कुछ। तो इसके लिए भी थोड़ा सा सहारा है। अभी देखते हैं 2-3 दिन बाद दोबारा प्रेडिक्शन दे रखी है स्नोफॉल की, तो और अच्छी हो, हमें ये। उत्तराखंड में पिछले वर्षों की तुलना में बेरोजगारी दर की अपेक्षा रोजगार दर में वृद्धि हुई है। नियोजन सचिव डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम ने कहा है कि प्रदेश में जहां एक तरफ बेरोजगारी दर कम हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ रोजगार में इजाफा हुआ है, जिसमें पिछले 2 सालों में प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। नियोजन सचिव ने कहा है कि सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में रोजगार की दर बढ़ी है। बेरोजगारी दर नहीं है, ये रोजगार दर है, उसकी रिवर्स। बेरोजगारी दर में कमी है तो रोजगार दर में बढ़ोतरी हुई। नहीं, मैं बताता हूँ। 21.73% ओवर 2 years, नॉट ओवर 1 year, ना ओवर 2 years। और ये 22 के फिगर और 24 के फिगर के कंपेयर कर रहे हैं कि वर्कफोर्स में एब्सोल्यूट नंबर जो है 42.79 लाख से 52.11 लाख हुआ। हाँ, 42.79 लाख था 22 में। सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन इसमें सबसे ज्यादा। मेयर और नगर आयुक्त ने नगर निगम परिसर में स्वच्छता वॉर रूम की स्थापना और उद्घाटन किया है। इस वॉर रूम के माध्यम से नगर निगम क्षेत्र में कूड़े से जुड़ी समस्याओं का समाधान 1 घंटे की अवधि में किया जाएगा। नगर निगम द्वारा स्वच्छता पेट्रोलिंग की भी शुरुआत की जाएगी। इसके लिए नगर निगम क्षेत्र को सब जोन्स में बांटा जाएगा। मुख्य सफाई निरीक्षक द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। साथ ही सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 5 वार्डों को स्वच्छतम वार्ड के रूप में मान्यता दी जाएगी। नगर निगम द्वारा स्रोत पृथक्करण करने वाले घरों को भी मान्यता दी जाएगी और उनके घरों में स्वच्छता प्रहरी बैज लगाए जाएंगे, ताकि आसपास के लोगों को प्रेरणा मिले। नगर आयुक्त ने बताया है कि इस पहल द्वारा नगर निगम देहरादून स्वच्छ सर्वेक्षण में बेहतर रैंकिंग हासिल करने का प्रयास कर रहा है। भारत सरकार द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 की तैयारियां की जा रही हैं और इस क्रम में लगातार ट्रेनिंग का भी आयोजन किया जा रहा है। उसी उपलक्ष्य में नगर निगम के द्वारा एक स्वच्छता वॉर रूम की स्थापना की गई है और यहाँ पर बेसिकली जितने भी हमारे, क्योंकि इस बार जो पैरामीटर्स हैं उसमें प्रत्यक्ष जो साफ़ सफाई है शहर की, उस पर अधिक वेटेज दी गई है भारत सरकार के द्वारा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जितने भी हमारे शीर्ष अधिकारी हैं नगर निगम के और विभिन्न पटलों के जो नोडल ऑफिसर्स हैं, उन सभी को जोन आवंटित करते हुए लगातार उनके द्वारा स्वच्छता पेट्रोलिंग की जाएगी और देखा जाएगा कि कहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई ऐसा साइट ना हो जिसमें कि स्वच्छता को लेकर के किसी प्रकार की लापरवाही पाई जाए, और यदि ऐसा कोई स्पॉट मिलता है तो उसको तुरंत रिपोर्ट करते हुए विदिन 1 आवर के टाइम फ्रेम में हम क्लियर करवाएंगे। मैम, कितनी टीम इसमें रखी गई है, कितने लोग काम करेंगे? इसमें जोन बांटे जाएंगे और कोशिश की जाएगी कि जोन छोटा रहे। अभी तो वर्तमान में हमारे 5 जोन्स हैं, लेकिन वो एरिया वाइज काफ़ी बड़े हैं,
तो हमारी योजना ये है कि कम से कम हम 25 सब जोन्स इसमें क्रिएट करते हुए और स्वच्छता पेट्रोलिंग करवाएं। मैडम मॉनिटरिंग कैसे होगी? मॉनिटरिंग जैसा मैंने कहा कि स्वच्छता पेट्रोलिंग के माध्यम से की जाएगी। सब जोन्स में हम पूरे क्षेत्र को बांटते हुए जो ऑफिसर्स होंगे वो लगातार इंस्पेक्शंस करेंगे और देखेंगे कि जितने भी नाले हैं, खाले हैं, रोड्स हैं, रोड साइड जितना एरिया है उन सब में कहीं पर भी जीवीपी ना हो, कहीं पर भी ऐसे रैंडम डंपिंग ना हो, और जो भी डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन का भी कार्य किया जा रहा है वो भी सुचारू रूप से सोर्स सेग्रीगेशन के माध्यम से कराया जाए। इसके अलावा जो हाउस होल्ड्स अच्छा परफॉर्म करेंगे सोर्स सेग्रीगेशन में उनके लिए स्वच्छता बैच भी हमने इजाद किया है, इसको भी उन्हें अवार्ड किया जाएगा। द हाउस होल्ड्स जो कि बहुत अच्छा सोर्स सेग्रीगेशन में लगातार परफॉर्म करेंगे, और बेस्ट परफॉर्मिंग 5 वार्ड्स को स्वच्छतम वार्ड का भी। उत्तराखंड में सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं, जिसको लेकर सभी स्कूलों के विद्यार्थियों के द्वारा परीक्षाओं की तैयारी को लेकर अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। साथ ही कुछ दिन बाद उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं भी शुरू हो जाएंगी। तो पहाड़ों की रानी मसूरी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर ग्राम सभा भट्टा एवं क्यार कुली, जिसे उत्तराखंड के आदर्श ग्राम की संज्ञा मिली हुई है, इनमें लोगों द्वारा फर्जी कागजों के आधार पर जमीन बेचने और खरीदने का मामला भी सामने आ रहा है। स्थानीय नागरिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश राणा ने कहा है कि 1960 से 1965 के बीच में आखिरी बार यहां पर शासन द्वारा बंदोबस्ती की गई थी, उसके बाद आज तक शासन ने इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है, जिसका फायदा उठाकर इसी क्षेत्र के कुछ लोग फर्जी कागजों के आधार पर लोगों को जमीन बेच रहे हैं। उन्होंने कहा कि जमीनों की खरीद फरोख्त में धांधलीबाजी हो रही है, जमीन बेचते हुए उस पर नंबर कहीं और का डाल दिया जाता है, और इस संबंध में जब पटवारी से शिकायत की जाती है तो पटवारी इस मुद्दे से साफ हाथ झाड़कर शिकायतकर्ता को मुकदमा करने की बात कहता है। पर इतनी सारी जमीनें हैं, क्योंकि कुछ मेरे जो क्लाइंट है यहाँ पर, मेरे जानने वाले जो मेरे मित्र वर है, उनकी कुछ ज़मीनें यहाँ पर है। मैंने कुछ दिन पहले यहाँ पर पटवारी को बुलाया था कि यहाँ कुछ ज़मीनें हैं, और इसमें मुझे अंदेशा कि कहीं ना कहीं यहाँ पर नंबर कुछ गड़बड़ हुआ है। और यहाँ के कुछ लोग, सभी लोग नहीं, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो ज़मीनों की खुर्द-बुर्द कर रहे हैं, हर ज़मीनों को खरीदने और बेचने का काम कर रहे हैं। तो जब ज़मीनों का हम लोगों ने जब उसका निरीक्षण करवाया, रजिस्ट्री भी हो गई है, उससे दाखिल खारिज नहीं हो रहा है। तो ज़मीन का जब मौका मुआयना करवाया गया पटवारी से, तो पटवारी ने बताया भाई ये तो ज़मीनी गलत जगह पे, इसका जो नंबर कहीं और जगह है। तो तब हमारा दिमाग खनका कि भाई ये जो हमारे साथ हुआ, जबकि हम लोग यहाँ स्थानीय लोकल भी हैं और यहाँ पर हमारे गांव में आसपास में रिश्तेदारियां भी है। तो ऐसी स्थिति में जब कुछ लोगों के द्वारा इस प्रकार की घटना को जब अंजाम दिया जा रहा है, तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पर मुद्दे हैं, आए दिन हम लोग सुनते हैं। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि एक बिजनौर के जो कुंवर प्रताप, रघु प्रताप सिंह का उसका एक प्रकरण चला आईटीबीपी के साथ, उसमें बहुत सारे लोग के खिलाफ मुकदमा कायम हुआ, उसमें अरेस्टिंग भी हुई, जांचें चल रही है, कुछ की अभी पेशियां चल रही है, जिसमें कुछ एडवोकेट्स भी इन्वॉल्व थे, कुछ लोगों ने अपनी जमानत करवाई, लेकिन प्रकरण अभी भी कोर्टों में विचाराधीन चल रहा है। तो यहाँ पर बड़े भाई बहुत सारी जमीन ऐसे हैं, और इस जमीन जो कुछ लोग यहाँ पर जो जमीनों का जो काम कर रहे हैं, कुछ ही लोग अपने लालच के चक्कर में ग्राम समाज की जमीनों पे भी जेडे के नंबर चढ़ाकर उसको गलत तरीके से बेचने का काम कर रहे हैं। 1960 के आसपास हमारे गांव का बंदोबस्त हुआ था, उसके बाद कोई बंदोबस्त नहीं। एक दोबारा जो है 2000 के आसपास एक बंदोबस्त हुआ है, वो भी आधा उधरों बंदोबस्त हुआ है, और दूसरा जितना भी बंदोबस्त हमारे यहाँ नहीं हो पा रहा है वो जम करके, यहाँ से कम से कम 11 ग्राम सभाएं हैं जो 2000 के आसपास ये जम करके चलेगी। हमने कई बार प्रार्थना पत्र भी दिए हैं नीचे कि हमारे यहाँ का बंदोबस्त किया जाए, मगर उनको तो कुछ करना ही नहीं हमारे यहाँ का, क्योंकि उन्होंने तो बस अवैध वसूली करनी है, करानी है, इधर की जमीनें उधर करनी है, फर्जीवाड़े बिल्कुल चरम सीमा पे चल रहा है। कई लोग जो है इसमें लिप्त हैं हमारे यहाँ के, नाम निकालना उनका ठीक नहीं लगता है। फिर भी देखते हैं आगे, हम कोशिश करेंगे दोबारा पुनः कि हमारे यहाँ का बंदोबस्त शीघ्र अतिशीघ्र हो उस सक्षम। ऋषिकेश से गंगोत्री जाने वाला नेशनल हाईवे अब लोगों के लिए यमराज साबित हो रहा है। यहां पर आए दिन हादसे हो रहे हैं, और एक बार फिर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। एक ट्रैक्टर ट्रॉली जो सीमेंट के खंभे लेकर जा रही थी, तेज रफ्तार के कारण अनियंत्रित होकर पुलिस चेक पोस्ट में घुस गई। गनीमत रही कि वहां तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मी और अन्य लोग समय रहते भाग गए, जिससे बड़ा हादसा टल गया। लोगों की माने तो यह हाईवे बहुत खतरनाक हो गया है। तेज ढलान और अनियंत्रित गति के कारण अक्सर वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। प्रशासन को जल्द कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत है। आगे बढ़ेंगे। शैक्षणिक नगरी के नाम से पुकारे जाने वाले श्रीनगर गढ़वाल में 15 और 16 फरवरी को रामलीला मैदान में होने वाला
किताब कौथिक को रद्द हो जाने से माहौल गरमाया हुआ है। दरअसल किताब कौथिक आयोजन के लिए जो तारीख और स्थान आयोजकों ने निर्धारित किया था, उसी तारीख और उसी स्थान पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी जन जागरण कार्यक्रम निर्धारित किया गया। हालांकि एसडीएम श्रीनगर नूपुर वर्मा ने बताया है कि किताब कौथिक आयोजकों से पूर्व ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने रामलीला मैदान में कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति प्रशासन से ले ली थी, जबकि किताब कौथिक आयोजकों ने देर से आवेदन किया। इसी कारण किताब कौथिक आयोजकों को अनुमति नहीं मिल पाई है। 15-16 फरवरी को जो पुस्तक कौथिक का आयोजन श्रीनगर में होने जा रहा था, जिसमें इतिहास से जुड़ी तमाम किताबें वहाँ पर थी और हमारी लोक भाषा से जुड़ी तमाम किताबें वहाँ पर थी, जिसमें हमारे गण रत्न श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी ने शिरकत करनी थी। इस पर एबीवीपी छात्र संगठन द्वारा विरोध किया गया और इस कार्यक्रम को वहाँ पर निरस्त कराया गया, जिसका विरोध एनएसवाई पूर्ण रूप से करती है। बहुत दुखद की बात है। ये एक्चुअली हम लोग 12 जगह पर पूरे राज्य में किताब कौथिक कर चुके हैं। 13वां किताब कौथिक पहले जनवरी में होना था, किताब कौथिक श्रीनगर में। जनवरी में क्योंकि इलेक्शन भी आ गए थे तो हमने इसको पोस्टपोन किया 15-16 फरवरी को। और ये पहले होना था HNB यूनिवर्सिटी सेंट्रल लाइब्रेरी के पास, उसका को-ऑर्गेनाइजर डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस था। लेकिन कुछ ऐसा हमें फीडबैक मिला कि वहाँ छात्र संघ के कुछ लोगों ने वीसी साहब से ऑब्जेक्शन किया कि कैसे क्या करके। तो हमारे पास अभी भी HNB यूनिवर्सिटी की परमिशन पड़ी हुई, लेकिन हमें अभी तक उन्होंने कुछ इन्फॉर्म नहीं किया। तो हमें लगा कि हमें किसी से कन्फ्रंटेशन नहीं करना है और हमने अपना परमिशन ली रामलीला मैदान की। 15-16 फरवरी को रामलीला मैदान की भी परमिशन हमने ले ली और हमने सोचा कि हम रामलीला मैदान में करेंगे और ये क्योंकि शहर के बीच में भी है, हमें अच्छा लगेगा। और वो हमने घोषणा भी कर दी, पोस्टर लगा दिए। तो अभी 2 दिन से हमें ये फीडबैक मिला कि उसी रामलीला मैदान में ही एक किसी संगठन, उसका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, नीचे पोस्टर, हमारे पोस्टर के ऊपर एक छोटे बैनर लगे हुए उन्होंने लगा दिए हैं। उन्होंने बोला कि ये प्रोग्राम हम करेंगे, 16 तारीख को एक प्रोग्राम हमारा है। तो हम उनसे मिलने गए और हमने उनके इनवाइट किया। हमने कहा कि आप 15 तारीख को हमें करने दीजिए, 16 तारीख के बाद और 16 हाफ के बाद आप भी कर लीजिए। उनका ये कहना है कि नहीं, हम ये प्रोग्राम नहीं होने देंगे। हमें मतलब वो एक पॉलिटिकली उसको इंक्लाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। मैं किताब कौथिक का 12 जगहों पे, मैं इसका मेन उद्देश्य है पहाड़ के दूरस्थ इलाकों में पढ़ने लिखने की संस्कृति को आगे बढ़ाने का इसका उद्देश्य है। और ऐतिहासिक स्थलों को किसी पर्टिकुलर, हम इसमें एस्ट्रोनॉमी उन किताबों की, तो ये हमारे पास इतनी एनर्जी नहीं है, इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम इन चीज़ों को बार बार चेंज कर पाएँ या दूसरी एनर्जी लगा पाएँ। इसलिए हम चाह रहे हैं कि इसको श्रीनगर किताब कौथिक को स्थगित करें। नवनिर्वाचित महापौर दीपक बाली ने आज कल नगर निगम स्थित अपने कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि उन्होंने चुनाव के दौरान काशीपुर को सुंदर, स्वस्थ और सुरक्षित बनाने हेतु जो संकल्प लिए थे, उन पर कार्य शुरू हो गया है। उन्होंने शपथ लेते ही 15 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों के निर्माण की जो घोषणा की थी, उनके निर्माण के संबंध में आज विज्ञप्ति जारी कर दी और उसके तहत शीघ्र ही टेंडर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और निगम के सभी 40 वार्डों में 117 सड़कों का निर्माण कार्य मार्च माह के दूसरे सप्ताह से शुरू हो जाएगा। शुरू होने वाले विकास कार्यों पर जीएसटी सहित 18 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च होगा। मां बाली सुंदरी द्रोणा सागर के पीछे से जिस किले वाले कच्चे रास्ते से मेले में पहुंचती थी, अब माता का डोला उसी रास्ते से पक्की रोड से होकर जाएगा, जिसके लिए 1 करोड़ 21 लाख 75 हजार रुपये धनराशि खर्च होगी और मेला शुरू होने से पहले ही यह रोड बनकर तैयार हो जाएगी। दीपक बाली ने कहा कि प्रदेश के यशस्वी एवं युवा हृदय सम्राट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन और सहयोग से वे अपने लिए संकल्पों को पूरी तरह पूर्ण करेंगे और 90 दिन के अंदर ही शहर की तस्वीर बदलती नजर आएगी। प्रेस वार्ता के दौरान नगर आयुक्त तो विवेक राय, नगर निगम कार्यालय प्रभारी विकास शर्मा, बीजेपी नेता चौधरी समरपाल सिंह, जसवीर सिंह सैनी, बिट्टू राणा आदि भी मौजूद रहे।
जिस सड़कों का निर्माण 18 करोड़ 60 लाख की लागत से 4 करोड़ रुपया शहर की ऐसी पेयजल व्यवस्था जहां पर पाइपलाइनें टूटी हुई है वो मुक्त कर दिया गया है, या नई पाइपलाइनें पड़नी है वो जल संस्थान को दे दिया गया है, उनकी कार्य योजना उस पर काम शुरू हो रहा है। उसके अलावा 40 के 40 वार्डों में जितनी स्ट्रीट लाइट की जरूरत थी वो सर्वे के द्वारा उसका सारा जो सर्वेक्षण है वो आ चुका है, जिस पर काम 17 तारीख से शुरू कर रहे हैं। 3,500 स्ट्रीट लाइटों से 40 के 40 वार्डों में हर पोल पर लाइट लगाने का अभियान शुरू हो रहा है, जो 30 मार्च तक पूरा कर देंगे। जो 116 सड़कों का निर्माण है उसकी विज्ञप्ति आज जारी हो रही है और दे दी जाएगी आज। उसके बाद उसको मार्च के दूसरे हफ्ते में सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद मार्च के दूसरे हफ्ते में उन पर धरातल पर निर्माण शुरू हो जाएगा। तीसरा जो ABC सेंटर था, जो आपको पता है कि आवारा कुत्ते या कुत्तों के काटने से उसके लिए 1 करोड़ की लागत से जो सेंटर तैयार हो गया था, उसमें वैन और कुछ उपकरणों की जरूरत थी, वो उसके लिए आदेश जारी हो गए हैं और वो 3 से 4 दिन में आ जाएंगे। 1 हफ्ते के अंदर उसको शुरू कर दिया जाएगा। हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना जो पिंक टॉयलेट को लेकर है, उसका पिंक टॉयलेट विकास प्राधिकरण के द्वारा जो तैयार किया गया है मेन महाराणा प्रताप चौक पर, जिसका एक इन और एग्जिट हमारी बच्चियां जो पढ़ती हैं GGIC स्कूल में 2000 बच्चियां हैं, उधर से भी दिया गया है और मेन रोड से भी दिया गया है, और जिसको महिलाओं के स्वयं सहायता समूह जो यहाँ पर काम कर रहे हैं उन्हीं के द्वारा संचालित किया जाएगा। 1 हफ्ते 8 दिन के अंदर, क्योंकि वो पूर्ण रूप से तैयार है, उसको समर्पित कर दिया जाएगा काशीपुर की जनता को। इसी तरीके से जो हमारे 14.5 करोड़ की लागत से लगभग 14 करोड़ 29 लाख रुपए की लागत से जो पंचिंग ग्राउंड पे जो प्लांट लग रहा है, जिसमें 15% काम पूरा हुआ है, उसके काम में बहुत तेजी जो है विभागीय अधिकारियों के साथ मिलकर कराई गई है, जिसको जून से लेकर जुलाई के बीच में उस प्लांट को पूरा करने के बाद। चलिए, खबर उत्तराखंड में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। नमस्कार।